Hello friends, today I am going to read राजदीप सरदेसाई नजरिया। देश के दो अमीर व्यापार समूहों को खुद को राजनीतिक विवाद से बचाने में परेशानी हो रही है। अंबानी अदानी किसान आंदोलन में कैसे फंस गए। आपको 1960 के दशक के समाजवादी युग की हिंदी फिल्में याद हैं, जिनमें अक्सर शोषण करने वाले बुरे उद्योगपति को विलेन बताया जाता था। अब दशकों बाद किसान आंदोलन ने ऐसा ही स्टीरियोटाइप दुश्मन बनाया है। सिंधु बॉर्डर पर अदानी अंबानी को निशाना बनाते ढेरों पोस्टर दिख जाएंगे। पंजाब में रिलायंस जियो टेलीकॉम के टावरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अदानी के उत्पादों का बहिष्कार हो रहा है। ऐसे विरोधों के कारण अदानी और अंबानी समूहों को सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा कि उनकी भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आने की कोई योजना नहीं है। जो किसान संघों और मोदी सरकार के बीच राजनीतिक टकराव के रूप में शुरू हुआ था, उसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनियां कैसे फंस गईं। हाल के समय में शायद ही कॉरपोरेट भारत को इस तरह से निशाना बनाया गया हो। आखिरी बार बिजनेस समूह को सीधे ऐसे आंदोलन में 2021 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन में घसीटा गया था। तब अरविंद केजरीवाल ने विशिष्ट कॉरपोरेट्स को राजनीतिक साठगांठ का आरोप लगाते हुए लगातार निशाना बनाया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने धीरे धीरे रास्ता बदल लिया। राजनीतिक आंदोलन के केजरीवाल ब्रांड द्वारा खाली की गई जगहों को राहुल गांधी ने भरा। ये राहुल ही थे जिन्होंने अदानी अंबानी पर हमले को 2014 के चुनाव प्रचार का अहम हिस्सा बनाया। फिर 2015 में उन्होंने मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा, जिसने सरकार को ऐसी नीतिगत पहल के लिए मजबूर किया जिसमें उन्होंने गरीबों की सरकार वाली छवि बने। अब 5 बार तथा एक और चुनाव हार के बाद राहुल फिर किसानों की चिंता के जरिए पुराने ढर्रे पर लौटे हैं, लेकिन काफी हद तक कांग्रेस नेतृत्व का अदानी अंबानी पर हमला पेचीदा और थोड़ा पाखंडपूर्ण लगता है। यह कांग्रेस ही थी जिसमें सत्ता में रहते हुए कॉरपोरेट घरानों को संबंध बनाने की शुरुआत की। अंबानी के साम्राज्य की शुरुआत 1980 के दशक में इंदिरा गांधी और प्रणब मुखर्जी की कृपा दृष्टि में हुई। गौतम अदानी ने गुजरात में 1990 के दशक में जब बिजनेस शुरू किया तो कांग्रेस समर्थित चिमनय भाई पटेल सरकार ने उन्हें सस्ती जमीन दी। वास्तव में अंबानी और अदानी दोनों ही कई अन्य बिजनेस घरानों की तरह कांग्रेस में लाइसेंस परमिट राज की राजनीति के पुराने दौर के लाभार्थी रहे हैं, और फिर भी अब देश के दो सबसे अमीर व्यापार समूहों को खुद को राजनीतिक विवाद से बचाने में परेशानी हो रही है। अचानक क्या बदल गया। सबसे पहले मीडिया परिदृश्य का इस तरह बदला है कि खेल के नियम बदल चुके हैं। आज मल्टीमीडिया और दुनिया में जहां ढेरों प्लेटफॉर्म है, स्टोरी लाइन को नियंत्रित करना नामुमकिन है। सरकार की प्रोपोगेंडा मशीन को अब नागरिक सक्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जहां छिपने की कोई जगह नहीं है। वायरल वीडियो में अब सच और प्रचार के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली बिजनेसमैन भी जनता के गुस्से के बंधक है, जिसे शोरगुल वाला मीडिया इकोसिस्टम बढ़ावा देता है। दूसरा, जब लड़ाई को किसान बनाम उद्योग और उनके राजनीतिक संरक्षण के रूप में पेश किया जाए तो एक ही विजेता हो सकता है। किसान आंदोलन को एक सीमा तक ही बुरा बता सकते हैं। ठंड और कांपते अन्नदाता के सामने जब भारत के अमीरों की विलासितापूर्ण जीवन शैली की छवि दिखाते हैं तो यह अन्याय का भाव देने के लिए पर्याप्त है। तर्क पर भावनात्मक प्रतिक्रिया हावी हो जाती है। अदानी अंबानी प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से हैं। यह बात इस अवधारणा को मजबूत करती है कि उन्हें सत्ता से नजदीकी का लाभ मिलता है। अंत में वास्तविकता यह है कि पिछले दशक में कुछ भारतीय अरबपति व्यापार समूहों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है, जबकि ज्यादातर भारतीयों का आय स्तर मंदी के दौर में मुश्किल नहीं रहा। कुछ उद्योगपतियों का टेलीकॉम, पेट्रोलियम, पोर्ट व एयरपोर्ट जैसे लाभप्रद क्षेत्रों में लगभग पूरा प्रभुत्व होने के असमान आर्थिक परिदृश्य उभर कर आता है, जिसमें निष्पक्ष नियामक प्रणाली नहीं होती। समान दौर में इसे नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन कोरोना के दौर में जब नौकरियां जा रही हैं, भविष्य अनिश्चित है, विकास रुका हुआ है, वहाँ कुछ लोगों को मिल रहे असंगत लाभ पर बेचैनी की भावना है। इस तरह अंबानी अदानी के खिलाफ किसान आंदोलन कितना ही अस्पष्ट क्यों न हो, यह उभरते बाजार एकाधिकार के प्रति व्याप्त असंतोष का प्रतीक है। कृषि सुधारों की लागत द्वारा विश्लेषण पर ध्यान देने की जगह उद्योगपतियों को बदनाम करने की राजनीतिक पुनर्जीवित हो गई है। वर्ष 2014 में मोदी ने राजनीति भ्रष्टाचार
को हटाने के वादे पर जीत हासिल की थी। तब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा हर जगह था, जिसने लाखों भारतीयों को खींचा जो घोटालों में डूबी यूपीए सरकार से नाराज थे। मोदी कुशलता से अपनी व्यक्तिगत छवि को लगभग ज्यों का त्यों बनाए रखने में सफल रहे हैं, लेकिन उद्योगपतियों से घनिष्ठता के आरोपों से छुटकारा पाना अभी बाकी है, वरना सिंधु बॉर्डर पर बह रही हल्की हवा और तेज हो सकती है। यह लेखक के अपने विचार हैं एंड ही इज राजदीप सरदेसाई। थैंक्स, वरिष्ठ पत्रकार। Thanks.